हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। इस टॉपिक को आपने इससे पहले इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैं इस टॉपिक को समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको कवर होगी। तो चलिए शुरू से हम शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को एक और नाम दिया जाता है, यानी कि इसे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और इसे एक और नाम दिया जाता है, वो है इंडो एंग्लियन लिटरेचर। क्या कहा मैंने? इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडो एंग्लियन लिटरेचर और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है बेसिकली ये। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी जर्नी को, है ना। क्या होता है ये? देखिए, जो अमेरिका का लिटरेचर है, यानी कि अमेरिका में जो साहित्य लिखा गया उसे अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया का लिटरेचर है उसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर कहते हैं, है ना। ब्रिटेन के लिटरेचर को इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि देखिए इन सभी कंट्री की नेटिव लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसीलिए उन्हें वैसा नाम दिया गया। लेकिन इंडिया में जो लिटरेचर लिखा गया इंग्लिश में, उसे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, है ना। या फिर इसे एक और नाम दिया गया इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह टॉपिक क्या है ना, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे जो साहित्यकार है वो हुए हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिटरेचर को लिखा है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं भारतीय साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर को लिखा है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने ये जो पिक्चर है ये स्टार्टिंग में लगाई थी यहां पर। यानी कि इन सभी को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ साथ और भी कई ऐसे जो फेमस राइटर है उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं, है ना, कि कहां से ये शुरुआत होती है। तो देखिए, जर्नी की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, समझिए, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। देखिए, 1498 में सी रूट से वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति जो है, ये पुर्तगाली व्यक्ति था, ये भारत आया था, है ना। 1498 में कब आया था ये? 1498 में, 1498 में। ये आपने इतिहास में ये जो है फैक्ट पढ़ा होगा। तो 1498 में वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति जो कि पुर्तगाल से आया था, वो भारत आ गया था सी रूट से। तो तब जाके जो है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ था इंग्लिश का। आ गई आपको बात समझ में? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब यहां पर क्या है? देखिए, वर्तमान इंडिया, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये क्या था? ये पूरा इंडिया ही तो था, जिसे हम क्या कहते थे? अखंड भारत। तो यही था अखंड भारत। और इसी इंडियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो इंग्लिश है वो वास्को डी गामा जब आया था 1498 में, तब जो है कि वो लेकर आया था। लेकिन ढंग से इंग्लिश जो है वो भारत में आई मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंग्लैंड की कंपनी थी जो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, है ना। तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी लोग थे उन सभी की कम्युनिकेशन पूरी की पूरी इंग्लिश में होती थी। और धीरे धीरे यहां पर भारत के अंदर इंग्लिश स्कूल शुरू हो गए, है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज ने अलग अलग स्कूल जो है कि ओपन करना यहां पर स्टार्ट कर दिया। लोगों ने इंग्लिश को एक्सेप्ट किया, इंग्लिश को सीखा लोगों ने। और फिर अगर मैं बात करूं तो लीगल तरीके से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था 1904 में। और उस एक्ट में कहा गया कि अब सारे काम भारत के अंदर इंग्लिश में होंगे, यानी कि जितने भी ऑफिशियल वर्क है मैक्सिमम जगह पर जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो सारे के सारे इंग्लिश में होंगे। फिर क्या था? फिर दोस्तों कुछ जैसे कि डायस्पोरिक राइटिंग्स हुई। डायस्पोरिक राइटिंग क्या होती है? देखिए, एक शब्द है ये, है ना, ये बार बार पूछा जाता है। डायस्पोरिक, DIASPORIC, डायस्पोरिक राइटिंग क्या होती है? तो देखिए, इंडिया के जो राइटर्स है, इंडिया के कुछ राइटर्स ने क्या करा कि विदेशों में वो लोग बस गए और वहां जाकर उन्होंने इंडिया के बारे में लिखना शुरू किया। तो उसे ही बेसिकली डायस्पोरिक राइटिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो इंग्लिश लिटरेचर को जन्म देने का श्रेय जाता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है सबसे पहले। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को जाता है जिन्होंने यहां पर इंग्लिश स्कूल स्टेब्लिश किए। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रीडम फाइटर्स को, है ना, जिन्होंने इंग्लिश में काफी ज्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश करवाया, मैगजीन पब्लिश करवाई, है ना, इंग्लिश में बहुत ज्यादा राइटिंग्स लिखी उन्होंने। और उन्हीं को पढ़कर जो है कि हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर है, जो लोग हैं, उनके अंदर एक भावना आती थी देश प्रेम की, है ना। और लास्ट में जाता है उन ऑथर्स को जिन्होंने भारतीय संस्कृति को ग्लोबल लेवल पर एक्सप्रेस किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंडियन लिटरेचर की थोड़ी सी जर्नी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए, ये जो इंडियन लिटरेचर है इसको बेसिकली
रफली मैं बात करूं तो 4 अलग अलग फेजेज में इसको बांटा गया है। देखिए, सबसे पहला फेज जो है ये है द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब सभी को पता है कि 1600 जो है कि बीसी में, यानी कि 1600 ईस्वी के अंदर चार्टेड साइन करके ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए। उस समय पर वहां की जो क्वीन थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने भारत के ऊपर लगभग 1857 तक पूरा का पूरा जो है कि क्या करा, राज करा। ये आप सभी को पता है। फिर 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है ना। आपने पढ़ा होगा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो 1857 के रिवॉल्ट में वो लड़े थे, बहुत सारे लीडर्स जो है कि इंडिया के अंदर लड़े थे। फिर 1857 के बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके हाथों से सत्ता चली जाती है और ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन के अंदर जो भी राजा महाराजा थे वहां पर, रानी जो वहां पर थी, उनका डायरेक्ट रूल जो है कि इंडिया के अंदर स्टेब्लिश हो जाता है। तो पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी इंग्लैंड की, और बाद में ब्रिटिश क्राउन का। यह आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट फेज जो है वो है द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बेसिकली 1600 से 1857 तक चलता है। सेकेंड फेज जो है ये है द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जो 1857 से लेकर तो 1920 तक चलता है। हालांकि भारत के अंदर ब्रिटिश क्राउन का रूल तब तक रहा जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो गया, यानी कि पार्टीशन तक हम देखते हैं। लेकिन 1920 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, और घटना यह थी कि गांधी जी की एंट्री होती है भारत के अंदर राजनीति में। देखिए, थर्ड फेज जो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का, यह शुरू होता है द गांधीयन एरा, है ना। महात्मा गांधी जी जो कि देश के बहुत बड़े लीडर थे, जिन्हें हम राष्ट्रपिता का भी दर्जा देते हैं, है ना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वह हमारे देश के राष्ट्रपिता है, लेकिन उन्हें प्यार संभाव जो है कि हम हमारे जो है कि उन्हें सम्मान प्रकट करने के लिए ये हमने टाइटल दिया है। तो 1920 से लेकर 1947 तक जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला था, उससे लेकर तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब तक भारत इंडिपेंडेंट नहीं हो गया, या फिर हम कह दें कि भारत का जब तक बंटवारा नहीं हो गया, तब तक चलता है थर्ड फेज। और लास्ट और फोर्थ फेज आता है इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से लेकर तो अभी तक का, प्रेजेंट तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है 1947 से लेकर अभी तक का, इसे हम बेसिकली कहते हैं फोर्थ फेज। तो आई होप आपको ये 4 अलग अलग फेजेस समझ में आए होंगे। यानी कि कुछ राइटर ऐसे थे जिन्होंने 1600 से लेकर 1857 के बीच में लिखना शुरू करा, फिर कुछ राइटर ऐसे थे जिन्होंने सेकंड फेज में लिखा, फिर कुछ ने थर्ड फेज में, और कुछ राइटर है फोर्थ फेज के, है ना। लेटेस्ट राइटर जैसे कि आपने नाम सुना होगा अरुंधति रॉय, है ना, विक्रम सेठ वगैरह, और उसके अलावा जो शशि थरूर, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली ये राइटर है जो कि फोर्थ फेज के राइटर है। देखिए, जब फर्स्ट फेज चल रहा था उस समय पर इंग्लैंड के अंदर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल था, और सेकेंड फेज में क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल जो है कि शुरू हो जाता है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, आपको पता होगा 1914 से लेकर 1918 तक। तो ये भी एक आपके सिलेबस का हिस्सा है ना। आई होप आप पढ़ रहे होंगे उस टॉपिक को भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। सबसे पहली बात जानिए, द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश बाय एन इंडियन वाज रिटन इन 1793। तो जो पहली बुक थी जो इंग्लिश में लिखी गई थी किसी भारतीय द्वारा, वो बुक जो है उसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद, और ये बुक लिखी गई थी बेसिकली शेख डीन मोहम्मद के द्वारा 1793 में। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द फर्स्ट पैम्पलेट रिटन इन इंग्लिश बाय एन इंडियन अपीयर्ड इन 1806। तो 1806 में पहला पैम्पलेट जो है कि लिखा गया था इंग्लिश के अंदर किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट आपका फैक्ट है द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के अंदर पहला जो नाटक है, पहला जो ड्रामा है, प्ले जो है, वो लिखा गया था के.एम. बनर्जी के द्वारा, द परसेक्यूटेड। ये लिखा गया था 1813 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल टाइटल्ड राजमोहन्स वाइफ वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1864 बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो पहला जो ड्रामा था यानी कि प्ले था वो था द परसेक्यूटेड, जो कि 1813 में आया था, जो के.एम. बनर्जी के द्वारा लिखा गया। और जो पहला नोवेल था वो आया राजमोहन्स वाइफ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1864 में लिखा गया था।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन रिटन इन 1878 बाय तोरू दत्त, ये क्या थी? तो ये पहली इंडियन पोइट्री जो है कि ये थी, पोइटेस थी इंग्लिश के अंदर, है ना। तो पहली कवियत्री थी जिन्होंने ये लिखा था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए इस टॉपिक को मैं काफी हद तक कवर इस तरीके से करूंगा कि आपके टेट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। हालांकि मैं इस पर एक और डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर आऊंगा अगर मुझे समय मिला तो, सेट एग्जाम के लिए, एमपी सेट और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मैं काफी डिटेल वीडियो भी एक लेके आने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन अभी हम टेट एग्जाम को क्योंकि यहां पर टारगेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये जो है कि सारे के सारे फैक्ट यहां पर डाले गए हैं। अब देखिए महाभारत जो है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की, उसको ट्रांसलेट किया है महाभारत को इंग्लिश के अंदर एक व्यक्ति ने जिनका नाम है किसारी मोहन गांगुली। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। किसारी मोहन गांगुली ने महाभारत को जो है कि इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे धन गोपाल मुखर्जी, है ना, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन आपको पहला नाम ध्यान रखना है किसारी मोहन गांगुली। फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखना है कि जो पहले इंडियन ऑथर है जिन्होंने लिटरेरी अवार्ड जीता था उनका नाम था पी पाल, है ना। फाउंडेड प्रेज इन 1950s फॉर द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, अब हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन राइटिंग में हमें किन किन पोइट को पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि किन किन राइटर्स को हमें पढ़ना है जिन्होंने ड्रामा लिखा। फिर वे कौन कौन से इंडियन राइटर है जो फिक्शंस लिखा जिन्होंने, है ना। तो अलग अलग जो है कि यहां पर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, यानी कि भारत का जो साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य, उसके अंदर जो पोइट्री है वो लिखने का श्रेय किसको जाता है। तो सबसे पहला नाम इसके अंदर आता है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय, है ना। एक रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट रहे हैं ये। बेसिकली जो राजा राम मोहन राय है, इनको फादर ऑफ बंगाल रेनेसा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, है ना। तो फादर ऑफ बंगाल रेनेसा कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्हें राजा का टाइटल किसने दिया था, यह भी एक फैक्ट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो मुगल एम्परर अकबर सेकेंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था, यह आपको ध्यान रखना है ना। इन्होंने संवाद कौमुदी नाम की एक पत्रिका भी लिखी थी, है ना, वीकली जो है कि इनका पेपर स्टार्ट हुआ था ये, है ना। और देखिए इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, इन 1814 ही फॉर्म्ड आत्मी सभा, इन्होंने आत्मी सभा बनाई। उसके बाद में इन्होंने जो है कि कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन बनाया 1821 में। और फाइनली आपको एक और बात ध्यान रखना है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना भी इन्होंने ही कही थी 1828 में। तो ये इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है ना। देखिए इनका जो फादर है ये बेसिकली ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय जो है ये पहले अंग्रेजों के लिए काम करते थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। हालांकि बाद में ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और देश के लिए बहुत बड़े बड़े जो है कि इन्होंने फैसले लिए हैं, जैसे कि सती जो प्रथा पहले से प्रचलित थी इंडियन सोसाइटी में, है ना, उसको इन्होंने खत्म करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एबोलिशन ऑफ सती जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के थ्रू इन्होंने 1829 में इसको खत्म करवाया था। इनका एक फेमस वर्क आपको ध्यान रखना है, तुहफत उल मुवाहिद्दीनी, है ना। तुहफत उल मुवाहिद्दीनी ये जो बुक है ये राजा राम मोहन राय की बुक है। He translate the Vedas and 5 of the Upanishad into बंगाली। तो इन्होंने इनको जो है कि बंगाली में ट्रांसलेट किया था। एंड इज सपोर्टेड द डेविड हियर एफर्ट टू द हिंदू कॉलेज इन 1870। बेसिकली इन्होंने मिलकर जो है कि एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, बाद में इन्होंने वेदांत स्कूल की भी स्थापना करी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी जो है कि स्थापना की है, वेदांत दर्शन भी इन्होंने ही दिया है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। देखिए हमें और भी इंडियन बहुत सारे राइटर्स को पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर सारे इंडियन राइटर की बायोग्राफी कवर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मैंने बहुत सारे इंडियन राइटर की बायोग्राफी सेपरेटली कवर की है। तो उन सभी इंडियन राइटर के बारे में मैं आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर उन सभी की जो बायोग्राफी है उसको देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट नाम आता है इस क्रम में हेनरी लुइस डेरोजियो, है ना। अब देखिए ये कौन थे, ये बेसिकली हिंदू कॉलेज में एक प्रोफेसर थे ये, है ना। ये जो है ऐसा माना जाता है कि इनके जो फादर है वो पुर्तगाल से थे और इनकी माँ जो है वो ब्रिटिश वुमेन थी, और इनका जो जन्म है वो हुआ था कलकत्ता में। देखिए इनकी 2 पोएटिक वॉल्यूम बहुत फेमस है, जो आपको ध्यान रखना है। 2 पोएटिक वॉल्यूम है इनके,
पहला है द फकीर ऑफ जगीरा और दूसरा है ए मेट्रिकल टेल एंड अदर पोयम। तो ये दो जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है इनके, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इन्होंने कुछ पेट्रियोटिक वर्क्स भी लिखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त है ना। अब देखिए इन्हें क्यों याद रखना है, ये बेसिकली पहले बंगाली लैंग्वेज में नॉवेल लिखा करते थे, बाद में इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल वर्क लिखे, जैसे कि इन्होंने रामायण और महाभारत को भी ट्रांसलेट किया है, साथ ही साथ इन्होंने ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया है बंगाली में। 1885 में ये इन्होंने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं श्री अरबिंदो। भैया इनकी मैं क्या बात करूं, इनका पोएटिक करियर काफी लंबा रहा है श्री अरबिंदो का। ये रिलीजियस टाइप की पोएट्री लिखते थे, है ना, जिसे बोलते थे नारायण दर्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें बेसिकली दो बार 1943 और 1950 में इन्हें दो बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया। हालांकि इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया, लेकिन नॉमिनेट करना भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। इनकी डेथ हो जाती है 5 दिसंबर 1950 को पुडुचेरी इंडिया में। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर केडी घोष था, इनकी माताजी का नाम स्वर्णलता देवी था, इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था और इन्होंने, आपको ध्यान रखना है, अरविंदो आश्रम की स्थापना करी थी 1926 के अंदर पांडुचेरी में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इंट्रीगल योगा की फिलोसॉफी दी, इन्होंने इन्वोल्यूशन, उसके साथ साथ इवोल्यूशन, इंट्रीगल साइकोलॉजी, है ना, इंटरमीडिएट जॉन एंड सुपर माइंड, ये सारी की सारी फिलोसॉफी श्री अरबिंदो के द्वारा ही दी गई है। अगर इनके लिटरेरी वर्क की बात करें तो इनका सबसे फेमस वर्क है सावित्री, है ना। ये एक बेसिकली बहुत ही लंबी एक पोयम है जिसमें अराउंड 24,000 लाइन्स है। उसके अलावा द लाइफ डिवाइन और द सिंथेसिस ऑफ योगा, तो ये कुछ इनके फेमस वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नया नाम आता है यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्होंने पोएट्री को एक अलग ही मुकाम पर तक पहुंचाया, है ना। ये वहां तक उसको लेके गए रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1912 से पहले बंगाली लैंग्वेज में सिर्फ लिखते थे ये, लेकिन फिर इनकी मुलाकात होती है WB यीस्ट से, है ना। यीस्ट ने जो है कि इनको इंग्लिश में लिखने के लिए प्रेरित किया, और जब इन्होंने पहली बार इंग्लिश में लिखा तो ये इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि इनके पहले ही इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मैं बात कर रहा हूं बेसिकली इनकी एक जो है कि कलेक्शन ऑफ पोयम सॉन्ग ऑफरिंग्स, यानी कि गीतांजलि की। देखिए गीतांजलि जो है उसके अंदर अलग अलग पोयम है, तो गीतांजलि में बहुत सारी पोयम तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बंगाली पोयम का एज इट इज ट्रांसलेशन है, और उसके अलावा इनके कुछ ड्रामा से जो है कि कुछ पोयम ली गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को सॉन्ग ऑफरिंग के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका बर्थ हुआ था 7 मई 1861 को, इनकी डेथ हो जाती है 7 अगस्त 1941 को। इनका पेट नेम या पेन नेम था भानु सिंह ठाकुर, और इन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। ये पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइटर, एजेस्ट, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, सभी ये टाइटल जो है कि ये होल्ड करे थे इन्होंने। और ये पहले नॉन यूरोपियन एंड इवन फर्स्ट इंडियन राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो लिटरेचर के क्षेत्र में इनको 1913 में सॉन्ग ऑफरिंग के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं ना गीतांजलि के दिया गया, हालांकि गीतांजलि भी यही है, लेकिन गीतांजलि एक बंगाली में लिखा गया जो है कि काव्य है, जबकि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है सॉन्ग ऑफरिंग। मैंने आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी सेपरेटली मैंने कवर की है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए ये आती है सरोजिनी नायडू। देखिए कुछ पोइट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी पोइट्री को नेचर पर लिखा है, तो उनमें से एक नाम है सरोजिनी नायडू जी का, है ना। सरोजिनी नायडू जी का बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879 को। देखिए 13 फरवरी को भारत के अंदर एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा दिवस है, तो वो है वुमेन्स डे, है ना, महिला दिवस। तो वो इन्हीं के बर्थ डेट में मनाया जाता है 13 फरवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इनकी डेथ हो जाती है 2 मार्च 1949 को। बोर्न इन ए बंगाली फैमिली इन हैदराबाद, शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड पोइट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। अगर क्वेश्चन ये आ जाए
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। लेकिन क्योंकि एनी बेसेंट ब्रिटेन से थी, तो पहली भारतीय महिला अगर कोई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू जी। देखिए, इनको महात्मा गांधी ने मिक्की माउस भी कहते थे, ये है ना, उनको ये टाइटल दिया गया था। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और भारत कोकिला का टाइटल भी इनको दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है द बर्ड ऑफ टाइम 1912 एंड द ब्रोकन विंग्स 1970। ये जो है कि इनकी कुछ फेमस पोइट्री है, विच ऑल्सो इंक्लूडेड एक और पोइट्री है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ वर्क्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे राइटर आते हैं केकी एन दारूवाला। देखिए, ये प्रोफेशन से एक पुलिस ऑफिसर थे, है ना, और ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन द कीपर ऑफ द डेड। तो ये जो पोइट्री थी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था 1984 में। देखिए, राइटर को कौन सा अवार्ड मिला, कब मिला, किस बुक के लिए मिला या किस वर्क के लिए मिला, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एक जगह पर सभी राइटर को लिखकर जो है कि क्रोनोलॉजी बना लेनी है और इनको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट आती है तोरू दत्त। देखिए, इन्होंने अपनी बहन के साथ फ्रांस से स्कूलिंग की थी, और ये फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी मदर लैंग्वेज भी मानती थी, है ना। इन्होंने इवन मैं बात करूं तो अपनी जो फर्स्ट वॉल्यूम है पोइट्री का, वो भी इन्होंने जो है कि फ्रेंच में लिखा था, है ना। और ये जो तोरू दत्त जी है, इनको जॉन कीट्स से कंपेयर किया जाता है ना, और कहा जाता है कि इनका जो टैलेंट है वो कीट्स के लेवल का टैलेंट था, मतलब, है ना। बहुत कम उम्र में ही जो है कि इनकी डेथ हो गई थी टीबी के कारण, हालांकि। लेकिन हाँ, इन्होंने काफी अच्छी राइटिंग्स लिखी है। ही वॉज एन इंडियन बंगाली ट्रांसलेटर एंड पोइट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। शी इज अमंग द फाउंडिंग फिगर ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, शी इज नोन फॉर हर वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश सीता ए शीप ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड। ये पब्लिश हुई थी 1876 में। और एंशियंट बेलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये आई थी इनकी रचना 1882 में। तो ये थे कुछ राइटर्स जिन्होंने नेचर पर लिखा। अब इसके बाद आते हैं इंडो एंग्लो लिटरेचर में फेमिनिज्म एंड फीमेल इमेजिनेशन वाले कुछ राइटर्स जिन्होंने इस टॉपिक पर लिखा। पहला नाम आता है इसमें यूनिस डी सुजा। देखिए, ये जो यूनिस डी सुजा है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन्होंने फेमिनिज्म के बारे में बहुत लिखा है ना। फीमेल जो है कि सेंटर रहती थी इनकी पोइट्री का। नेक्स्ट आती है कमला दास। 1985 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। फिर आते हैं इम्तियाज दरकर। तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है जिन्होंने वुमेन को सेंट्रलाइज करके अपनी पोइट्री को लिखा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। अब देखिए, इसके बाद में कौन आते हैं, तो इसके बाद में वो राइटर आते हैं जिन्होंने मेमोरी और वॉइस के ऊपर पोइट्री लिखना शुरू किया। पहला नाम इसके अंदर आता है ए.के. रामानुजन का। देखिए, इनकी पोइट्री फिलोसॉफिकल होती थी ए.के. रामानुजन की, है ना। इनको 1976 में इनको एक अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा यह जाएगा कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला। तो देखिए, इनको मरणोपरांत मिला था, यह 1999 में, है ना। इनकी डेथ तो पहले ही हो जाती है, 1993 में इनकी डेथ हो जाती है ना। 1929 में इनका बर्थ हुआ था। लेकिन 1999 में मरने के बाद, यानी कि पोस्थुमसली, मरणोपरांत, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। यह आपको ध्यान रखना है ना। तो इन्हें पद्मश्री भी मिला था। इन्होंने शिकागो में पढ़ाया भी है, टीचर भी रहे हैं ये, है ना। तो ए.के. रामानुजन का काफी बड़ा नाम है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, है ना, लिटरेचर हिस्ट्री के अंदर। इनके नोटेबल वर्क की अगर मैं बात करूं तो द स्ट्राइडर, सेकंड साइट, ये कुछ इनके नोटेबल वर्क हैं। फिर आते हैं आगा साहिद अली। देखिए, ये जो आगा साहिद अली है, ये इंग्लिश में गजल लिखा करते थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये इंग्लिश में गजल लिखते थे, और इनको 2001 में नेशनल बुक अवार्ड मिला था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पर भी बहुत सारी पोइट्री लिखी है। तो ये कभी अगर पूछ ले आपसे कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पर पोइट्री किसने लिखी है, तो वो आगा साहिद अली ने जो है कि वो पोइट्री लिखी है। नेक्स्ट आपका नाम आता है जयंत महापात्रा का। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट नेम है। बेसिकली ये जो जयंत महापात्रा है, ये एक टीचर थे, है ना, फिजिक्स के टीचर थे। ये ही इज द फर्स्ट इंडियन पोइट टू विन ए साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। पहले ऐसे भारतीय कवि थे ये जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था इंग्लिश पोइट्री के लिए। एंड ही इज द ऑथर ऑफ पोएम सच एज इंडियन समर एंड हंगर। तो ये दो पोएम आपको इनकी ध्यान रखना है।
अब देखिए, अब आते हैं इंडियन ड्रामा। पोइट्री को खत्म करने के बाद में हम ड्रामा पे आ जाते हैं। देखिए, ड्रामा मतलब वही थिएटर। अब देखिए, ड्रामा तो बहुत पहले से प्रचलित थे भारत के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ फेमस नाम आते हैं। जैसे कि पहला नाम आता है गिरीश कर्नाड का, महेश दत्तानी का, है ना। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, बहुत सारा पढ़ा होगा आपने, जब आपने मास्टर्स किया था तब आपको ये राइटर्स जो है कि देखने के लिए मिले थे, है ना। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अभिषेक मजूमदार, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, दीना मेहता, विजय तेंदुलकर। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने इंडियन ड्रामा जो है कि लिखे हैं इंग्लिश में। तो ड्रामा तो इंडिया में बहुत पहले से ही परफॉर्म किया जा रहा था, लेकिन हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के बाद, है ना। तो 18th सेंचुरी के बाद इंडिया में इंग्लिश ड्रामा जो है वो स्टेब्लिश होते हैं। और इंडिया में इंग्लिश ड्रामा की जो शुरुआत है वो किसने करी थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वो करी थी भैया कृष्ण मोहन बनर्जी ने। ये फैक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो कृष्ण मोहन बनर्जी ने 1813 में इंडिया के अंदर सबसे पहले जो है कि इंग्लिश ड्रामे की शुरुआत करी थी। इनका एक वर्क था द परसेक्यूटेड, है ना, 1813 में यह आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम है मिचेल मधुसूदन दत्त। तो इन्होंने भी इंग्लिश जो है कि इंडियन इंग्लिश ड्रामा की जर्नी को जो है कि शुरू किया था। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं निसीम एजेकिल। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। 3 बड़े बड़े फेमस वर्क जो है इनके हमें देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट आते हैं बादल सरकार। तो ये कुछ 3-4 नाम है जो आपको ध्यान रखने ही रखने इंडियन ड्रामा के अंदर, है ना। देखिए, हम पढ़ इसको ऐसा रहे हैं ताकि हम कम समय में ये टॉपिक हमारा कवर कर पाएं, है ना। इसको काफी डिटेल में भी मैं कवर करूंगा, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है, लेकिन वो जब मुझे समय मिलेगा तब मैं आगे करूंगा कवर, है ना। अभी तो बस आप इतना पढ़िए जितना आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्शंस की। पोइट्री हमने खत्म कर ली, ड्रामा हमने खत्म कर लिया। अब हम बात करते हैं इंडिया के ऐसे राइटर की, है ना, या फिर इंडियन ऐसे राइटर की जिन्होंने इंग्लिश में फिक्शंस को लिखा था। इसमें तो बहुत बड़ा नाम है भैया, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ड्रामा भले लिखे गए हों इन लोगों के द्वारा, लेकिन जो इंडियन पोइट्री है वो ज्यादा फेमस हुई है बजाय इंडियन ड्रामा के। यानी कि इंडियन पोइट्री के जो राइटर्स हैं उनका नाम हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट आते हैं फिक्शन पर। फिक्शन में सबसे पहला और सबसे पॉपुलर नाम आता है मुल्क राज आनंद, MR आनंद। पढ़ी होगी आपने, इनकी बहुत सारी कृतियां पढ़ी होगी। सबसे फेमस इनका वर्क जो है वो है अनटचेबल, है ना। इन्हें इंडिया का चार्ल्स डिकेंस भी कहा जाता है। यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इनके जो फेमस नॉवेल है बेसिकली अनटचेबल, इसमें जो भारत का जो समाज है, इंडियन की जो सोसाइटी है, उसके अंदर जो भी इविल्स है, जो भी बुराइयां हैं वो बताई गई है ना। कैसे कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर छुआछूत, भेदभाव वगैरह, ये सारी चीजें, तो सारी इविल्स को इस ड्रामा के अंदर, इस फिक्शन के अंदर दिखाया गया है, इस नॉवेल के अंदर। और इसीलिए इनको इंडिया चार्ल्स डिकेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके कुछ फेमस नॉवेल की, तो देखिए 3 फेमस नॉवेल तो आपको याद रखना ही रखना है। पहला है अनटचेबल जो 1935 में पब्लिश हुआ था, है ना। सेकंड है इनका कूली जो 1936 में आया था, और थर्ड है टू लीव्स एंड ए बर्ड जो 1937 में आया था। इन 1953 मिस्टर आनंद वोन द इंटरनेशनल पीस प्राइज गिवन बाय वर्ल्ड पीस काउंसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको पीस प्राइज से नवाजा गया था। और 68 में इनको ही वाज अवार्डेड पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। 71 में इनको फाइनली साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है इनके मोस्ट पॉपुलर नॉवेल द मॉर्निंग फेस के लिए, है ना। मॉर्निंग फेस जो है ये 1968 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में। मैंने MR आनंद की अलग से एक बायोग्राफी भी कवर की है, आप जाकर वो वीडियो भी जो है कि देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राजा राव के बारे में। ये भी एक काफी बड़ा नाम है ना। ये काफी ज्यादा जो है कि नेशनलिज्म और रेजिस्टेंस पर जो है कि इन्होंने फिक्शंस लिखे हैं, बहुत अच्छा ये लिखते हैं, है ना। तो ये चीज उनका एक वर्क है, उनका बहुत ही फेमस वर्क है बेसिकली कंटापुरा। तो उसमें आप देख सकते हैं अलग ही झलकेगी उनकी, है ना। तो जो है कि ये उनकी पहली नॉवेल थी राजा राव की। इनका बर्थ हुआ था 8 नवंबर 1908 को, और इनकी डेथ हो जाती है 8 जुलाई 2006 को। देखिए, ये एक इंडियन अमेरिकन राइटर थे, है ना। तो ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे। राजा राव अवार्डेड ये अवार्ड आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। देखिए, न्यूस्टार्ड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर 1988 में राजा राव को यह अवार्ड दिया गया था। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया 1964 में। और राजा राव की जो पहली बेस्ट नॉन जो नॉवेल है वो है
कांथापुरा 1938। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि कांथापुरा में आप देख सकते हैं कि वो कितना बढ़िया लिखते हैं फिक्शन, जो है कि ये उनकी पहली नॉवेल थी, उन्होंने काफी ज्यादा नेशनलिज्म पर लिखा है यहाँ पर, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इनके तो मैंने अलग से एक बायोग्राफी भी बताई है ना, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया है। देखिए फिक्शन की अगर मैं बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो है कि एक फिक्शन है गोरा, है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम और मॉडर्निटी पर अच्छा फिक्शन ये लिखते थे काफी ज्यादा। और टैगोर जो है, इनका जो वर्क है गोरा, ये बहुत ही फेमस है ना, फिक्शन के क्षेत्र में काफी फेमस है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर के नारायण। देखिए आर के नारायण की एक बुक आपने पढ़ी होगी या फिर इनकी एक राइटिंग आई थी, स्वामी एंड फ्रेंड, है ना, डे टू डे लाइफ जो है कि उसमें सिंपल राइटिंग में लिखी गई है। ये एक फिक्शनल टाउन है मालगुड़ी नाम का, है ना, तो उस फिक्शनल टाउन में जो है कि इसको सेट किया गया है। इनके बहुत सारे वर्क जो है वो मालगुड़ी में ही उनकी सेटिंग रखी गई है आर के नारायण की। मैंने इनकी भी बायोग्राफी अलग से कवर की है। तो देखिए इंडियन राइटर बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी मैंने अलग से कवर की ही है, तो उन सभी को मैं यहां पर आपको नीचे जो है कि मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, है ना, तो आप वहां पर देख पाएंगे डिटेल में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि कुछ राइटर ऐसे भी है जिन्होंने मतलब सोशल ऑर्डर या फिर मैं कह दूं कि लॉ पर, है ना, बहुत सारी चीजें लिखी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। देखिए महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना, लाइफ राइटिंग्स भी इनके कहा जाता है बेसिकली, है ना। जो राइटर ऐसे होते हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, इन्हें बेसिकली लाइफ राइटिंग्स कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फिर कुछ लेटर्स है जवाहरलाल नेहरू के और सरोजनी नायडू के। कमला दास की है माई स्टोरी। फिर आर के नारायण की आ जाती है माई डैश। और निराज सिंह चौधरी की फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है ना, आपने पढ़ी भी होगी इसको। तो ये जो है कि आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो वर्क है ये जो है कि इन लोगों के द्वारा लिखे गए। चलिए अब मैं आपको बता दूं, देखिए क्या होता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे और लोग हैं, जैसे कि मैं कुछ का नाम लेना भूल गया, जैसे कि यहाँ पर है सलमान, ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन उनको नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सलमान रुश्दी की, है ना, तो मैजिकल रियलिज्म में अच्छा खासा लिखा है इन्होंने, सलमान रुश्दी ने। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है कि उनकी ही एक किताब है ना। और इसके अलावा सोशल ऑर्डर और लॉ और वुमेन क्वेश्चन पर भी अरुंधति रॉय की एक नॉवेल आती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, तो जो भी आपको ध्यान रखना है। फिर एनवायरमेंटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन पर अमिताव घोष, ये भी एक अच्छा नाम है ना, अमिताव घोष की एक नॉवेल है द हंग्री टाइड करके, तो ये भी काफी फेमस है ना। तो ये कुछ नाम और आपको ध्यान रखने। उसके अलावा देखिए 1990 से लेकर 2000 के बीच के कुछ और राइटर है, जैसे अमिताव घोष, विक्रम सेठ, शशि थरूर, है ना। विक्रम सेठ कलकत्ता में जिनका बर्थ हुआ, है ना, अभी जिंदा है ये विक्रम सेठ, काफी पॉपुलर, बहुत सारी गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट करके इनकी एक काफी पॉपुलर राइटिंग है। शशि थरूर, है ना। फिर शशि देशपांडे, ये दो अलग अलग लोग हैं, शशि थरूर अलग है, शशि देशपांडे अलग है। फिर अरुंधति रॉय का नाम आपने सुना होगा, है ना, इनको गोल्डन जो है कि ये बुकर प्राइज भी मिला है इनको, है ना, मैन बुकर प्राइज। तो ये कुछ राइटर्स थे जिनके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कुछ थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जिनको मैंने यहाँ पर कवर नहीं कर पाया हूं मैं, उनको मैंने एमसीक्यू में ले लिया है। देखिए मैं सेपरेट एक एमसीक्यू की पीडीएफ डाल दूंगा आप लोगों के लिए, है ना, तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड? ये 4 ऑप्शन आपके साथ सामने है, आप देख सकते हैं। महाश्वेता देवी, बनी बसु, आशापूर्णा देवी या फिर अमृता प्रीतम। तो वो कौन सी पहली भारतीय महिला है या फिर वो कौन सी महिला है जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बेसिकली अमृता प्रीतम। देखिए अमृता प्रीतम को 1956 में, कब? 1956 में इनकी एक फेमस पोयम थी। तो उस पोयम के लिए, पोयम का बेसिकली नाम था सनहेड, है ना, SUNEHAD, सनहेड। तो इस पोयम के लिए जो है कि इनको 1956 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि
पहला जो है कि जो पहला विनर कौन था साहित्य अकादमी का हिंदी के लिए, तो वो थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी, है ना। हिंदी में इनकी एक बहुत ही फेमस पोइट्री है हिम तरंगिनी, तो उसके लिए इनको 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। लेकिन 1956 में पहली महिला कौन थी जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, तो वो थी आपकी अमृता प्रीतम। देखिए अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था 1919 में, है ना, ये आपको पता होगा। इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है ना, पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्म विभूषण इन्हें अभी रिसेंटली 2004 में मिला था, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो माखनलाल चतुर्वेदी का जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाबई नाम का एक गांव है, तो वहां से ये बिलोंग करते हैं, है ना। 1889 में इनका बर्थ हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का। तो हिंदी में काफी ज्यादा अच्छा लिखते हैं ये, है ना। हिम तरंगिणी के लिए इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1955 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अनीता देसाई। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं, है ना, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। यानी कि देखिए पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने पहले डिस्कस किया कि कौन सी पहली महिला। तो कुछ होते हैं डायरेक्ट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, कुछ होगी यहां पर राइटिंग्स, यानी कि आपसे पूछेंगे एक किसी भी राइटर की आपको 3-4 राइटिंग दे देंगे, आपसे पूछेंगे उसमें से वो कौन सी राइटिंग है जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई, या फिर 4-5 राइटिंग में से ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी राइटिंग है जो इनके द्वारा लिखी गई, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अनीता देसाई। तो अनीता देसाई को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अनीता देसाई के द्वारा वो कौन सा जो है फिक्शन है, कौन सी राइटिंग है जो उनके द्वारा नहीं लिखी गई, तो बताना है आपको। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बेसिकली रेलुक्टेंट गुरु, है ना। ये क्या है, ये आर.के. नारायण का एक वर्क है भैया, जो पब्लिश हुआ था 1974 में। और बाकी ये जो तीनों वर्क है, क्राई द पीकॉक, ये क्राई द पीकॉक जो है ये बेसिकली 1980 में पब्लिश हुआ था। बाय बाय ब्लैकबर्ड तो हमने अच्छे से पढ़ा है, ये 2005 में जो है कि पब्लिश हुआ था। ए विलेज बाय द सी, ये भी एक फैमिली की कहानी है, तो 1982 में जो है कि ये भी पब्लिश हुआ था। अच्छा, ये जो विलेज बाय द सी है, इसके लिए इनको गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज भी मिल चुका है। किसको, अनीता देसाई को। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट इंडियन नॉवेल ever published in a single volume in the English language। तो वो कौन सी नॉवेल है भैया जो सिंगल वॉल्यूम में जो है कि इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी। आपके ऑप्शन है यहां पर रिवॉल्यूशन 2022, देखिए सॉरी रिवॉल्यूशन 202, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ए सुटेबल बॉय, या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान। तो 4 में से एक ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए सुटेबल बॉय। ये जो ए सुटेबल बॉय है, ये विक्रम सेठ का वर्क है ना, और 1993 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये जो वर्क है ये बेसिकली बहुत बड़ा वर्क है, यानी कि ये बेसिकली एक पोयम है जो 1349 यानी कि 1349 लाइन की ये पोयम है, 1349, है ना। तो ये इसको पहले ही वॉल्यूम में एक साथ एक ही वॉल्यूम में इसको पब्लिश करवाया गया था। विक्रम सेठ का नाम आप सभी ने सुना होगा, है ना। 1952 में इनका बर्थ हुआ था कोलकाता में। इनकी एक फेमस वर्क है द गोल्डन गेट, इसके लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, द जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस लाइफ ऑफ वूम, यानी कि किनकी पुरानी लाइफ से जो है कि जातक स्टोरी जो है वो रिलेट करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। हालांकि शायद मैंने दे दिया इसका सही आंसर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और थोड़ा सा इसके बारे में लिखिएगा जरूर अगर आपको पता हो तो, है ना। चलिए, सलमान रुश्दी वाज अवार्डेड बाय द, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इन 1993। 4 ऑप्शन है आपके पास, बुकर प्राइज, पद्मश्री, नोबेल प्राइज, या बुकर्स ऑफ बुकर्स प्राइज। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सलमान रुश्दी जो है 1993-94 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुकर्स ऑफ बुकर्स प्राइज। सर ये बुकर प्राइज तो हमने सुना था, लेकिन ये बुकर्स ऑफ बुकर्स प्राइज क्या होता है। देखिए बुकर्स ऑफ बुकर प्राइज क्या होता है, तो बेसिकली ये एक स्पेशल अवार्ड है जो कि बुकर प्राइज को 25वीं जब उसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, यानी कि इसकी जब सिल्वर जुबली मनाई गई थी, उस टाइम पे ये अवार्ड दिया गया था। यानी कि बुकर प्राइज की स्थापना हुई थी भैया 1969 में। 1969 में बुकर प्राइज की स्थापना हुई थी, और इसको जब 25 साल पूरे हो जाते हैं, कब होता है इसको 25 साल पूरे, 1994 में, है ना। तो 93-94 में जब इसको 25 साल पूरे हुए,
तब सलमान रुश्दी जो है, इनकी एक फेमस नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रंस, तो उसके लिए इनको जो है कि ये बुकर्स और बुकर्स प्राइज दिया गया था। अब देखिए इन्हें बुकर प्राइज कब दिया गया, यानी कि सलमान रुश्दी की वो जो किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, उसको बुकर प्राइज कब दिया गया, तो बुकर प्राइज को दिया गया था 1981 में। और बुकर्स और बुकर प्राइज कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1993-94 में, है ना। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो बुकर्स और बुकर्स प्राइज है, मैंने आपको अभी बताया, ये सिर्फ एक अकेले ये व्यक्ति है सलमान रुश्दी जिनको मिला है ये, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर वो कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको बुकर प्राइज से नवाजा गया है अभी तक, तो हमको बता देता हूं। देखिए पहले राइटर है वीएस नाइपॉल। कौन से राइटर है, वीएस नाइपॉल। वीएस नाइपॉल को बुकर प्राइज जो है ये मिला था 1971 में। इनका एक फेमस फिक्शन है इन ए फ्री स्टेट। फिक्शन जो लिखते हैं, है ना, उन्हीं को ये प्राइज दिया जाता है, आपको पता होगा। तो ये वीएस नाइपॉल को मिला था इन ए फ्री स्टेट के लिए। दूसरी बार ये दूसरे राइटर को मिला सलमान रुश्दी को, अभी हमने जिनके बारे में देखा मिडनाइट चिल्ड्रन में, है ना। तीसरी एक और राइटर है अरुंधति रॉय। इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में यह अवार्ड दिया गया, है ना। काफी पॉपुलर रहती है ये, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आती है किरण देसाई जी। देखिए किरण देसाई को 2006 में यह अवार्ड मिला था, 2006 में, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। तो 2006 में किसको मिला, किरण देसाई को। फिर लास्ट और पांचवा जो व्यक्ति है वो कौन है, तो वो है आपके अरविंद अडिग जी। तो अरविंद अडिग जी को द व्हाइट टाइगर के लिए 2008-9 में यह अवार्ड दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। मैंने समझाने की काफी कोशिश की है यहां पर। देखिए नोट्स अवेलेबल है एमपीटेड ग्रेड 1 के मात्र 299 रुपीज में, जिसमें आपको बहुत सारे नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट लिटरेचर आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। और देखिए इस वीडियो के बारे में सुझाव जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या आप एक डिटेल वीडियो भी चाहते हैं क्या इस टॉपिक के ऊपर, है ना। तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना।